नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, इस समय एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है पूरे विश्व में और वर्ल्ड मीडिया में कि क्या चाइना ताइवान को 2025 तक और अरुणाचल प्रदेश को, जिसको साउदर्न तिब्बत के रूप में जानता है, उसको भी 2040 तक अपने कब्ज़े में कर लेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते क्या है पूरी खबर और अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि एक इनका सोहो करके इनकी एक कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है, जो कि इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है और काफ़ी बिग टेक कंपनी मानी जाती है चाइना की। और इस कंपनी को दोस्तों चाइना की डिजिटल प्रोपेगेंडा मशीन के रूप से भी जाना जाता है और ये काफ़ी फेमस कंपनी है चाइना की। इसकी इम्पोर्टेंस को आप इसी से समझ सकते हैं कि जब 2008 में जब बीजिंग में ओलंपिक गेम्स का जब आयोजन हुआ था, तो उसके इंटरनेट कंटेंट सर्विस के लिए जो स्पॉन्सरशिप हुई थी ऑफिशियली रूप से, उसके लिए जिसको सेलेक्ट किया गया था वो यही कंपनी थी। तो दरअसल दोस्तों हुआ ये कि इनका एक बहुत पुराना आर्टिकल है जो तकरीबन 8 साल पुराना है। उसमें इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें इन्होंने ये बताया था कि चाइना किस तरीके से जो है 2060 तक किस तरीके से कुछ लड़ाइयों को लड़ेगा और एक ग्रेट चाइनीज़ एम्पायर की स्थापना करेगा। अब इस पे दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है जो उन्होंने तब दिया था जब गलवान वैली के बाद जब वो लद्दाख गए थे और लद्दाख के दौरे पे उन्होंने एक बात कही थी कि एक्सपेंशनिज़म की जो एक पॉलिसी है वो एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर की तरह है और ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे विश्व को अपने में तबाह कर सकती है। और इन्होंने कहीं ना कहीं इससे जो इशारा है, इन्होंने चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है, जो उसकी विस्तारवादी नीति है, उसकी तरफ किया था और आज कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो है वो सच होती हुई दिख रही हैं। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, सोहो ने जो आर्टिकल पब्लिश किया था 8 साल पहले, उसमें उसने 6 लड़ाइयों की बात की थी मुख्य रूप से, जिसको उसने इनएविटेबल वॉर्स के रूप में कहा था और जो उसने कहा था कि 2020 से 2050 के बीच में चाइना लड़ेगा ही लड़ेगा। तो इन लड़ाइयों के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं कि उन कौन कौन सी लड़ाइयाँ हैं जिसके बारे में इसने पब्लिश किया था और जिसको लेके काफ़ी चर्चा जो है इस समय हो रही है। तो इसमें से पहली जो लड़ाई है वो 2020 से 2025 तक के बीच में बताई है उसने कि ताइवान के साथ जो है चाइना लड़ाई लड़ेगा और 2025 को एकदम डेडलाइन एक घोषित कर दिया है कि 2025 तक तो है किसी भी तरीके से ताइवान को जो है वो अपने में मिला ही लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये युद्ध चलेगा तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। और यूएस और जापान के इंटरवेंशन को लेके इन्होंने ये सोचा है कि यूएसए इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा ताइवान के मुद्दे पे, जबकि जापान को लेके इन्होंने ये सोचा है कि अगर जापान किसी भी तरीके का इंटरवेंशन करता भी है तो जापान के ऊपर इतने ज़्यादा परमाणु बमों का हमला किया जाएगा कि जापान दोबारा जो है उठ नहीं पाएगा। वहीं बात की जाए किस दूसरी कौन सी लड़ाई की ये बात कर रहे थे, तो दोस्तों दूसरी जो लड़ाई थी वो साउथ चाइना सी में इन्होंने दूसरी लड़ाई को बताया है, जो कि 2025 से 2030 के बीच में लड़ी जाएगी और जिसमें इन्होंने अपना जो मेन टारगेट जो बनाया है वो स्पार्टले आइलैंड्स को और जितने भी साउथ चाइना सी के जो आइलैंड्स हैं उनको अपना निशाना बनाया है। और जिसमें इन्होंने ये कहा है, मतलब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बताया गया कि इसमें चाइना क्या करेगा कि 2028 तक साउथ चाइना सी के जितने भी कंट्रीज़ हैं, जिसमें आप जानते हैं कि आपका इंडोनेशिया भी है, फिलीपींस भी है, वियतनाम है, तो उसमें ये क्या करेंगे, एक तरीके से अल्टीमेटम देंगे 2028 में कि जो देश हैं वो चाइना की जो सॉवरेनिटी है उसको स्वीकार करें और जो भी जो आइलैंड्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है ख़ास तौर से नेचुरल रिसोर्सेज और पैसेज को लेके, वो चाइना को सौंप दे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इन्होंने साफ साफ बताया कि ये वियतनाम के ऊपर हमला करके उसके ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों को जीत लेंगे और ऐसा करके ये दूसरों के लिए जो है डिटरेंस का काम करेंगे और इन्होंने ये मान के चल रहे हैं कि वियतनाम इनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। अब इसके बाद करते हैं कि तीसरी वॉर कौन सी इन्होंने बताई है। तो तीसरी वॉर जो इन्होंने बताई है वो साउदर्न तिब्बत को लेके बताई है, जिसको इन्होंने कहा है कि 2035 से 2040 के बीच में इसको जीतेगा चाइना। और जो साउदर्न तिब्बत जिसकी बात हो रही है दोस्तों, ये कोई और हिस्सा नहीं है बल्कि दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश ही है, जिसको साउदर्न तिब्बत के रूप में चाइना हमेशा अपने यहाँ बताता है। तो अब इसको लेके चाइना की जो रणनीति होगी वो इस आर्टिकल में ये बताई गई है कि पहले तो वो क्या करेंगे कि किसी भी तरीके से जो इंडिया के अंदर जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है और जो सेसेशनिस्ट लोग हैं जिनको अलगाववादी लोग कहते हैं, उनको किसी की तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, चाहे फंडिंग करेंगे, चाहे स्पॉन्सर करेंगे,
इन सब चीज़ों से वो ज़्यादा से ज़्यादा सेसेशनिस्ट जो टेंडेंसीज़ हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे इंडिया में, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि भारत के कई टुकड़े हो जाएं, मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, इनका पहला टारगेट ये रहेगा। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो इन्होंने अपना सेकंड ऑप्शन चुन रखा है पाकिस्तान को, जिसमें पाकिस्तान को जो लेटेस्ट और जो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड जो हथियार और टेक्नोलॉजी होगी वो प्रोवाइड करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो जो कश्मीर का हिस्सा है उसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश में भारत के ऊपर अटैक करेगा, जिससे भारत का सारा ध्यान जो है वो कश्मीर पे चला जाएगा और भारत के इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाएगा चीन और अरुणाचल प्रदेश पे हमला कर देगा। जिसके बाद इनका मानना है कि भारत टू फ्रंट वॉर जो है वो लड़ नहीं पाएगा, और टू फ्रंट वॉर पे होने की वजह से भारत इस लड़ाई को हार जाएगा और ये बड़े आसानी से अरुणाचल प्रदेश पे कब्ज़ा कर लेंगे। अब इनकी जो नेक्स्ट लड़ाई है, यानी जिसको फोर्थ वॉर आप कह सकते हैं, इस फोर्थ वॉर में इन्होंने जिक्र किया है कि ये सेनकाकू आइलैंड्स को अपने कब्ज़े में लेंगे। सेनकाकू आइलैंड्स को दोस्तों ये दियायू कहते हैं अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में, और सेनकाकू आइलैंड जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि ये चाइना और जापान के बीच में शुरू से डिस्प्यूट का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि इसकी लोकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि ईस्ट चाइना सी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे मौजूद है। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जिसकी वजह से हिस्टोरिकली ये जो एक डिस्प्यूटेड एक आइलैंड बना हुआ है, हालांकि इस पे जो कंट्रोल है वो पूरा जापान का है। तो इसके कब्ज़े में लेने के लिए चाइना हमला करेगा 2040 से 2045 के बीच में सेनकाकू आइलैंड्स को अपने कब्ज़े में लेने के लिए, जिसको इन्होंने फोर्थ वॉर कहा है। अब इसमें इनका मानना ये है कि जापान की मदद अमेरिका इस समय नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक जो है मिलिट्री के रूप से जापान और यूएसए सबको पीछे छोड़ देगा चाइना, और 2045 तक आते आते वो विश्व की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बन के उभरेगा। तो इसलिए यूएसए उस समय बहुत कुछ कर नहीं पाएगा, चाह के भी कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा इन्होंने माना है। इसके बाद इन्होंने जो फिफ्थ लड़ाई अपनी बताई है, इन्होंने आउटर मंगोलिया बताई है, यानी का जो प्रेजेंट का जो आपका मंगोलिया है उसको भी ये कब्ज़े में ले लेंगे 2045 से 2050 के बीच में। अब बहुत से लोग सोच होंगे मंगोलिया को भी ले लेंगे, तो दोस्तों मंगोलिया को लेने से इनको एक स्ट्रैटेजिक बेनिफिट ही मिलेगा, तो इसलिए ये उसको भी लेंगे ही लेंगे। उसके बाद इन्होंने लास्ट जो सिक्स्थ वॉर का जो इन्होंने जिक्र किया है वो इन्होंने बताई है कि ये रशिया के साथ करेंगे। अब बहुत से लोग रशिया के नाम सुन के हैरानी होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काफ़ी जो है ऑल वेदर ब्रदर्स बताते हैं और काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही है। उसके बावजूद जो है रशिया के ऊपर हमला करेगा चाइना 2055 से 2060 के बीच में, और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो इनका फार ईस्ट रीजन है, जिसको ये मानते हैं कि एक समय हिस्टोरिकली जो है वो चाइना को बिलोंग करता था, जब किंग डायनेस्टी जो है वहाँ पे रूल करती थी, जिसको जो है बाद में रशियन एम्पायर ने अपने में मिला लिया था। तो कहीं ना कहीं चाइना की जो नज़रों में है वो फार ईस्ट रीजन का जो है रशिया का, वो भी इनकी आंखों में मौजूद है, जिसको ये कब्ज़ा करना चाहते हैं। यानी चीन की जो भूख है बहुत ही ज़्यादा भूख है, और विस्तारवाद की इस भूख की वजह से आने वाले समय में जो लड़ाइयाँ होंगी वो ज़रूर देखने को मिलेंगी, और चीन उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है अपना अदा करता हुआ दिखेगा। तो ये पूरी 6 वॉर्स हैं जिसके बारे में जो है उस आर्टिकल में बताया गया, जो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसके बाद ये जो मुद्दा है वो काफ़ी चर्चा में इस समय बना हुआ है। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि जो भी इस आर्टिकल में बातें बताई गई हैं, जिन वॉर्स के बारे में बताया गया है, क्या वो फ्यूचर में होंगी? अगर बताया जाए तो देखिए, जो फ़िलहाल की जो कंडीशंस चल रही हैं उन कंडीशंस को देख के इस बात से इनकार करना भी काफ़ी मुश्किल होगा कि आगे ये वॉर्स नहीं होंगी, क्योंकि जिस तरीके से चाइना अपनी पॉलिसीज़ चला रहा है वो आगे चल के वॉर में तब्दील हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों मैं अगर अपने व्यू पॉइंट में कहूँ तो मुझे एक चीज़ इस पूरे आर्टिकल की नहीं समझ में आई, कि इन्होंने पूरी तरीके से इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने ये पूरी तरीके से मान के चले कि इसमें यूएसए जो है वो पूरी तरीके से अपने साइलेंट मोड में चला जाएगा 2045 तक, और किसी भी तरीके से वो अपनी ग्लोबल पावर सारी चीज़ों को छोड़ देगा। यानी वो अपना एक तरीके से जो भी उसका जो कैरेक्टर है उसको वो लूज़ कर देगा, और चाइना की जो हेजेमनी है वो उसको चुपचाप शांति से बर्दाश्त करेगा। तो मुझे यहाँ ये लगता है कि यहाँ इन दो चीज़ों को जो है इस पूरे आर्टिकल ने अंडर एस्टिमेट कर दिया था अपनी 2013 की पब्लिशिंग में, और मुझे लगता है कि इंडिया जो है एज एन ग्लोबल पावर के रूप में लगातार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जिस समय की ये बात कर रहे हैं 2040 तक, हो सकता है कि भारत एज एन ग्लोबल पावर के रूप में
इस्टेब्लिश हो जाए और इंडियन आर्मी से इनका अरुणाचल प्रदेश को लेना मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता। बाकी फ्यूचर की कंडीशंस क्या होती हैं ये तो फ्यूचर में पता लगेगा। और उसके अलावा यूएसए और भारत के और जो अलाइड पार्टनर्स हैं वो भारत को अकेला छोड़ देंगे चाइना के साथ वॉर में, और जापान को भी अकेला छोड़ दिया जाएगा। ये भी थोड़ी एक ऐसी बात है जिस पे थोड़ा सा बिलीव करना मुश्किल सा है फ़िलहाल की कंडीशंस में। और रशिया इतना कमज़ोर हो जाएगा कि रशिया के ऊपर अटैक करके ये पूरी तरीके से उसका जो फार ईस्ट रीजन है उसको कब्ज़े में कर लेंगे। ये भी थोड़ा सा एक इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है। बाकी दोस्तों आप लोग किस पूरे विषय पे, आप लोग किस पूरे टॉपिक पे क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्या जो इशू के बारे में बात की गई है क्या वो पॉसिबल हो सकती है। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसको एक सर्वे की तरह माना जाए जिससे आप सबकी भी राय इस टॉपिक पे पता चल सके। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।